हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी के बारे में जानने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है आरआरबी स्टाफ नर्स की वैकेंसी आने वाली है। सो उसी वैकेंसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी स्टाफ नर्स का जो कुछ आपका सिलेबस रहेगा, ओके, फिर उसके बाद में एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, उसके बाद में पे लेवल क्या रहेगा, फिर उसके बाद में आपका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, ये सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते होंगे, तो ये जो आप नोटिस देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये नोटिस काफ़ी वायरल हो चुका है दोस्तों। इसके पहले आपने कुछ यूट्यूब वीडियोस या फिर आपने मल्टीपल ग्रुप्स में भी ये फोटो आपने देखे होंगे। इसमें क्या दिया गया है, ये किसकी तरफ से इशू किया गया था, ये नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये इशू किया गया था। और किसको दिया गया था, ये द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है। ओके, जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो अलग रहता है। ये जस्ट एक लेटर दिया गया है किसकी तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, रेलवे बोर्ड की तरफ से जोनल रेलवेज, ऑल जोनल रेलवेज को ये नोटिस किया गया है। इसी के बेसिस पे हमें पैरामेडिकल कैटेगरीज में आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आने वाली है, इसके बारे में हम लोगों को पता चल चुका है। ओके, सो ये सब्जेक्ट में क्या दिया गया था, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज इंडेंटेड ऑन OIRMS पोर्टल। ओके, तो ये OIRMS पोर्टल है, उसके ऊपर पैरामेडिकल वैकेंसीज आने वाली है। ओके, फिर उसके बाद में इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है, इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड वाइड बोर्ड लेटर नंबर, ये लेटर नंबर दिया गया है। और उसमें क्या बोला गया है कि असेसिंग द वैकेंसीज ऑफ जूनियर इंजीनियर इंक्लूडिंग DMS एंड CMA NTPC, ओके, नॉन टेक्निकल पॉपुलर पोस्ट होती है उसका। फिर उसके बाद में क्या बोला है, पैरामेडिकल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट ऑन जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट। ओके, तो फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड to fill up the entire direct recruitment requirement of paramedical categories as assessed in OIRMS by zonal railways and production unit accordingly. Indent for paramedical categories vacancies placed in OIRMS एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एज अंडर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जो आपकी जो OIRMS का जो पोर्टल है उसके ऊपर ये इंडेंट डल चुका है और यहाँ से मतलब अप्रूवल भी मिल चुका है। अप्रूवल कौन सी पोस्ट के लिए मिल चुका है, जो पैरामेडिकल कैटेगरीज की पोस्ट है सभी के लिए यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है। उसमें हम लोग पर्टिकुलरली स्टाफ नर्स पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर पे स्टाफ नर्स दिखाई दे रहा है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी दिखाई दे रही है, 678। ओके, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आप अगर 21 नंबर पर देख सकते होंगे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी कितनी है, 3। ओके, और बाकी अदर पोस्ट की अगर देखते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट, कार्डियल टेक्नीशियन या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, ऐसे ऑल टुगेदर सभी स्टाफ नर्स को मिला के टोटल वैकेंसी कितनी बनती है, 1350। लेकिन एक्सक्लूसिव हम लोग स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो उसमें 678 वैकेंसीज है और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 3 वैकेंसी है। अभी इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि ये वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर आने वाली है। ओके, मतलब कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पैरामेडिकल कैटेगरीज। तो पैरामेडिकल कैटेगरीज में आप यहाँ पर स्टाफ नर्स के बारे में देख सकते हैं। ओके, तो स्टाफ नर्स में सेंट्रल डिवीजन में बिलासपुर बोर्ड है, फिर उसके बाद में मुंबई बोर्ड है। तो बिलासपुर में 13 वैकेंसीज है, मुंबई में 84 वैकेंसीज है, टोटल 97 वैकेंसीज हो जाती है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप ईस्ट कोस्ट के बारे में देख सकते हो, भुवनेश्वर में 5 वैकेंसीज है, सिकंदराबाद में 14 वैकेंसीज है, सेंट्रल रेल ईस्ट सेंट्रल में 10 वैकेंसी, मुजफ्फरपुर में 10 वैकेंसीज है, पटना में 22 वैकेंसीज है और रांची में 10 वैकेंसीज है। ऐसी टोटल 42 वैकेंसीज बनती है। तो आपका जो जोन आता है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो इसमें जोन कौन से ईस्टर्न जोन है, नॉर्थ सेंट्रल है, नॉर्थ ईस्टर्न है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है, नॉर्दर्न रेलवे है, फिर उसके बाद में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल, फिर साउथ सेंट्रल, फिर उसके बाद में साउथ ईस्ट सेंट्रल है, साउथ ईस्टर्न है, साउदर्न, फिर उसके बाद में साउथ वेस्टर्न,
वेस्ट सेंट्रल और वेस्टर्न, तो ऐसे टोटल 16 जोन आते हैं दोस्तों। तो ये 16 जोन की ऑल टुगेदर हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं तो ये वैकेंसीज कितनी हो जाती है 669। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी दिख रही है 669 ही दिख रही है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था 678 वैकेंसीज है। बाकी की वैकेंसीज कहाँ गई, तो वो जो बाकी की वैकेंसीज है वो जो आप रेलवे के जो प्रोडक्शन यूनिट है, ओके, तो वो प्रोडक्शन यूनिट में भी कुछ वैकेंसीज है, उसके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते होंगे प्रोडक्शन यूनिट का यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रोडक्शन यूनिट लिखा गया है, और आरआरबी के कौन से प्रोडक्ट यूनिट में कितनी वैकेंसीज है हम लोग ये भी देखने वाले। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टाफ नर्स के बारे में दिखाई दे रहा है। तो स्टाफ नर्स में पर्टिकुलरली आप लोग यहाँ पर अगर देख सकते होंगे तो पटना प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पर एक वैकेंसी है, फिर उसके बाद में प्रोडक्शन यूनिट में एक वैकेंसी है, और उसके बाद में अहमदाबाद प्रोडक्शन यूनिट में टोटल 7 वैकेंसीज है। तो ये टोटल कितनी होती है दोस्तों 1 + 1 + 7 टोटल 9 वैकेंसीज होती है। और इसके पहले कितनी थी 669 प्लस यहाँ पर कितनी वैकेंसी मिल चुकी है 9 वैकेंसी। अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं दोस्तों तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 678 वैकेंसीज हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप जो मैंने बताया था नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ओके, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की हमें 3 वैकेंसीज दिखाई दे रही। तो ये 3 वैकेंसीज कौन से डिवीजन में है, ये है जम्मू डिवीजन में। ओके, सो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की टोटल 3 वैकेंसी हो जाएंगे। सो इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि कौन सी डिवीजन में कितनी वैकेंसीज है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पता चल गई। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं दोस्तों पे लेवल। ओके, तो आपका पे लेवल क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपका जो ग्रेड पे रहेगा 44,900 का ग्रेड पे रहेगा। इसके ऊपर आपको जो आपका डीए हो गया, टीए हो गया, फिर उसके बाद में एचआरए हो गया, फिर उसके बाद में नर्सिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये सब कुछ अलाउंस मिलते हैं। ओके, ये सब कुछ मिलने के बाद में आपकी सैलरी अराउंड 80 to 90,000 के बीच में हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये 80 to 90,000 की क्यों रेंज बताया हूँ आपको, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में पोस्टेड है। अगर आप एक सिटी में पोस्टेड है तो यहाँ पर एचआरए ज़्यादा मिलता है और इवन टीए भी ज़्यादा मिलता है। फिर उसके बाद में वाई सिटी होती है दोस्तों, यहाँ पर एचआरए थोड़ा कम रहता है लेकिन टीए सेम ही रहता है। फिर उसके बाद में जेड टाइप की जो सिटी रहती फिर से यहाँ पर एचआरए कम हो जाता है दोस्तों, और टीए भी यहाँ पर कम हो जाता है। ओके, सो इसके ऊपर से हमें ये पता चलता है कि एक सिटी में ज़्यादा सैलरी रहेंगी, उससे थोड़ी कम सैलरी वाई सिटी में रहेंगी, और उससे भी थोड़ी कम सैलरी जेड सिटी में रहेंगी। सो इसलिए ये रेंज कितनी रहेंगी 80 to 90,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। ओके, और दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक नोटिस है। ये क्या है, नोटिस है, ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन नहीं है दोस्तों। तो ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन कब आएगा तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हम लोगों को आरआरबी का जो टेंटेटिव कैलेंडर है वो देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप आरआरबी का टेंटेटिव कैलेंडर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट। इसमें क्या बोला गया है, इशू ऑफ सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर जुलाई और सितंबर के बीच में जो एनटीपीसी लेवल 4, 5, 6 हो गया, और एनटीपीसी 2, 3 हो गया, और फिर उसके बाद में जूनियर इंजीनियर, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है यहाँ पर पैरामेडिकल कैटेगरीज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी जो महीना कौन सा चल रहा है, जून महीना चल रहा है। अगर हम लोग जुलाई की भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जुलाई में अगर वैकेंसी आती है तो ये जुलाई के 1st या फिर 2nd वीक में वैकेंसी आ जाएगी। ओके, कब वैकेंसी आ जाएगी, जुलाई के 1st या फिर 2nd वीक में वैकेंसी आ जाएगी। अगर इनकेस ये वैकेंसी जुलाई के 1st या फिर 2nd वीक में आ जाती है दोस्तों, तो यहाँ से आपको 1 महीना फॉर्म फिलअप करने के लिए टाइम मिलेगा। ओके, अप्लाई करने के लिए कितना दिन का टाइम मिलता है, 30 डेज का टाइम मिलता है। फिर उसके बाद में दोस्तों जैसे ही 30 डेज का टाइम फिनिश हो जाएगा, उससे लगभग 1.5 से 2 महीने बाद आपका एग्जाम रहेगा। ओके, तो 1.5 से 2 महीने अगर हम लोग कंसीडर करते हैं दोस्तों, तो जुलाई के बाद में अगस्त आ गया, फिर उसके बाद में सितंबर आ गया। तो सितंबर के लास्ट वीक में, 3rd नहीं तो 4th वीक में, या फिर अक्टूबर के 1st नहीं तो 2nd वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। ओके, सो ये हो गया आपका एग्जाम कब आ सकता है या फिर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन कब आ सकता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एज ग्रुप क्या रहेगा। आपको फॉर्म भरने के लिए एज
क्राइटेरिया क्या रहेगा। ओके, तो एज क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें एज क्राइटेरिया होता है 18 टू 30 ईयर्स का। ओके, किसका कितना होता है 18 टू 30 ईयर्स। तो ये 30 ईयर्स किसके लिए लागू रहेगा, जो यूआर कैंडिडेट्स है, ओके, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 30 ईयर्स रहेगा। जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओबीसी कैंडिडेट्स होते हैं दोस्तों उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब वो 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं कि आपका एग्जाम कैसे रहेगा। जो आपका एग्जाम रहेगा दोस्तों ये सीबीटी नेचर का रहेगा। ओके, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। और ये ऑनलाइन एग्जाम का हम लोग पैटर्न अगर देखते हैं दोस्तों तो ये टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ओके, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसके अंदर में 70 जो क्वेश्चंस होते हैं आपके नर्सिंग सिलेबस्ड होते हैं और जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस होते हैं वो अदर सिलेबस बेस्ड होते हैं। तो अदर सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया और रीजनिंग के ऊपर रहेंगे। फिर उसके बाद में 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस के ऊपर रहेंगे। ओके, और रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वो जनरल साइंस के ऊपर रहते हैं। ओके, सो ये टोटल 30 मार्क्स हो गए और ये हो गए 70 मार्क्स। तो आपका एग्जाम कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको मिलने वाले हैं 90 मिनट्स का टाइम। ओके, 1.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है और 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, जिसमें 70 क्वेश्चन नर्सिंग बेस्ड रहेंगे और 30 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो अदर सिलेबस, जिसमें 10 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के रहेंगे, फिर 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे और 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के रहेंगे। ओके, फिर उसके बाद में देखते हैं दोस्तों ये जो एग्जाम रहेगा इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ओके, तो निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, यहाँ पर 1/3 निगेटिव मार्किंग लागू रहती है। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों ये जो एग्जाम होता है ये मल्टीपल शिफ्ट में होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। ओके, और नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ही आपका रैंक बनेगा। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली एक चीज है कि आपका जो 100 मार्क्स का जो एग्जाम रहेगा तो 100 मार्क्स में पासिंग क्राइटेरिया भी रखा जाता है दोस्तों। जो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 40% का पासिंग क्राइटेरिया होता है। जो ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 30 मार्क्स का पासिंग क्राइटेरिया होता है। और जो एसटी कैंडिडेट्स होते हैं दोस्तों उनके लिए 25% का पासिंग क्राइटेरिया होता है। अगर 25% के ऊपर मार्क्स मिलते हैं और आप रैंक में आते हैं, सिर्फ 25% या फिर 40%, 30% मार्क्स लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला दोस्तों, उसके बाद में भी आपको रैंक में आना है, उसी के बाद में आपका सिलेक्शन होगा। ओके, फिर दोस्तों ये जो सीबीटी जो रहती है वो ऑलमोस्ट जो मेजर सिटीज़ है इंडिया की वहाँ पर कंडक्ट की जाती है। अगर आप सीबीटी आपके नेटिव प्लेस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो यहाँ पर आपको सीबीटी के लिए, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीबीटी के लिए जाने के लिए रेलवे का पास मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको रेलवे का पास प्रोवाइड किया जाता है। ओके, और दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, फिर सीबीटी के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में दोस्तों आपका मेडिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होगा। ओके, मेडिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन आपका C1 स्टैंडर्ड का होता है। C1 स्टैंडर्ड में दोस्तों यहाँ पर आपका हियरिंग टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद में विजन टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद में कुछ लैब टेस्ट भी की जाती है आपका, जैसे सीबीसी हो गया, फिर उसके बाद में यूरिन टेस्ट हो गया, तो ऐसी लैब टेस्ट भी यहाँ पर की जाती है। ओके, और फ्रेंड्स अगर सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए पोस्ट का सिलेबस देख सकते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, अडल्ट इंक्लूडिंग जेरियाट्रिक्स, फिर उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। तो ये सब कुछ आपका नर्सिंग बेस्ड सिलेबस रहेगा दोस्तों। और अगर अदर सिलेबस की बात करते हैं तो अदर सिलेबस भी हम लोग देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप अदर सिलेबस देख सकते होंगे। अदर सिलेबस में आपका जनरल अरिथमेटिक हो गया, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, फिर जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। तो देखिए दोस्तों, जनरल अरिथमेटिक मतलब जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है उसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मॉस, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ये सब कुछ सिलेबस इसमें इंक्लूड है। इवन ये जो जनरल इंटेलिजेंस, इसमें एनालॉगी हो गया, फिर उसके बाद में अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, ये सब कुछ इसमें आ गया। फिर उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स का नॉलेज हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद में इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, और ये सब कुछ आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जनरल साइंस हो गया, तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस। तो ये जो सिलेबस रहेगा अप टू द 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस रहेगा, जिसमें सीबीएसई का जो पर्टिकुलर सिलेबस होता है अप टू द 10th स्टैंडर्ड, वही सिलेबस के ऊपर आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ओके, सो इस टाइप का आपका एग्जाम रहेगा दोस्तों, जो आरआरबी का एग्जाम होने वाला है स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए। तो इस टाइप का सब कुछ नेचर रहने वाला है। ओके, तो आई होप कि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है, ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों ये वीडियो आपके बाकी साथियों को भी शेयर करो। साथ ही में दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।